So hello guys, welcome to another video. Today we will discuss about एलियम सिपा. एलियम सिपा बहुत ही छोटा सा ड्रग है, पर इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो एलियम सिपा का कॉमन नेम अगर हो गया तो आप गेस कर सकते हो. एलियम सिपा एक डेली डे टू डे स्पाइसेस में आता है, डे टू डे वेजिटेबल में आता है, हम यूज़ करते हैं. उसका नाम है ऑनियन, जो हम प्याज बोलते हैं. उसका बॉटनिकल नेम है एलियम सिपा और फैमिली वो लीलियेसी फैमिली के अंदर आता है. ठीक है, तो हम अभी देखेंगे इसका फिजिकल जनरल कैसा है. फिजिकल जनरल में एक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विथ इंक्रीज्ड सिक्रेशन. कैटारल मतलब एक्यूट, मतलब समझ में आ गया कि सडन हुआ होगा या फिर कम ड्यूरेशन में हुआ होगा, तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं. कैटारल मतलब जिस बीमारी में आपका म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, उसको हम कैटारल अफेक्शन बोलते हैं. सो इधर भी अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन मान लो नोज़ का हो गया, माउथ का हो गया, आई का हो गया, ये सब अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होता है तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ एलियम सिपा. ओके, और इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड सिक्रेशन दिखेगा. आगे जाकर हम बढ़ेंगे कि क्या क्या तकलीफ़ होती है एलियम सिपा के पेशेंट को, कि हम एलियम सिपा क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे. ऐसा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का अफेक्शन हो रहा है, इसलिए उसका जो सिक्रेशन है, उसका जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा या फिर प्रोफ्यूज रहेगा. ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट. अगर कहीं पे वो भीग गया, उसके वजह से भी उसका कंप्लेन स्टार्ट हो सकता है. ब्रैकेट में दिया हुआ है रोस्टक्स. कमिंग टू हेड. हेड में लिखा हुआ है कैटारल डल हेडेक विथ कोराइजा, एग्रावेशन इन द इवनिंग, एमिलोरेशन इन द ओपन एयर, एग्रावेशन ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम. ठीक है, तो इसका जो हेडेक होता है वो कब ज़्यादा दिखता है, इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा दिखता है. ओपन एयर में उसको अच्छा लगता है. ठीक है, और अगर वो वार्म रूम में गया ओपन एयर से तो उसको प्रॉब्लम दिखता है. ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपेयर यूफ्रेशिया एंड पल्सेटिला. यूफ्रेशिया का मैं बता दूं, यूफ्रेशिया का जो अग्रावेशन होता है वो भी इंडोर होता है और वार्मथ होता है. और जनरली मैंने बताया था लास्ट जब एकोनाइट पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि उसका जो अग्रावेशन होता है कफ और कोराइजा, वो अग्रावेशन होता है साउथ विंड से. मतलब इधर कंपैरिजन लिखने का मतलब क्या है, यूफ्रेशिया का भी वार्मथ और इंडोर में एग्रावेशन होता है. और एक ड्रग है पल्सेटिला. पल्सेटिला का ओपन एयर एमिलोरेशन है, सेम एज एलियम सिपा. ठीक है. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस. मतलब मेंसेस के टाइम पे उसको हेडेक नहीं आता. अच्छा है ना. रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स. मतलब जब फ्लो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब उसका अगर मेंसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हेडेक आएगा. ब्रैकेट में दिया हुआ है लैकेसिस एंड जिंकमेट. तो अगर आप एलन में जाकर चेक करोगे लैकेसिस का पॉइंट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में उसका लिखा हुआ है कि उसका जो पेन होता है वो रिलीव करता है फ्लो से. फ्लो से मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो से. ठीक है, एंड ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस. मतलब मेंसेस के टाइम पे हमेशा लैकेसिस पेशेंट को अच्छा लगता है. जिंकम में भी है कि उसका सभी डिस्चार्ज, कुछ भी हो जाए, जिंकम में कोई भी डिस्चार्ज होता है तो जिंकम पेशेंट को अच्छा लगता है. ठीक है, तो अभी जैसा इसका मतलब एलियम सिपा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हेडेक सिर्फ है जो मेंसेस के लिए अच्छा लगता है, बट जिंकम में सारे ही डिस्चार्ज अच्छे लग रहे हैं. ठीक है. आइस हो गया. आइस में बर्निंग, बाइटिंग, स्मैटिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम, वाटरी एंड सफ्यूज्ड. ठीक है, तो आइस में हमने क्या देखा कि आई जो है इसका ज़्यादा बर्निंग करेगा. ओके,
बाइटिंग, स्मार्टिंग, स्मार्टिंग मतलब ऐसा स्टिचिंग पेन होगा, उसको शार्प स्टिचिंग पेन होगा, जैसे कि आँख में स्मोक घुस रहे हो उस टाइप का। मस्ट रब देम, तो अगर उसको स्टिचिंग टाइप का पेन होगा तो पेशेंट क्या करेगा, आंखों को ऐसा रब करेगा। वाटरी एंड सफ्यूज्ड, वाटरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आएगा, सफ्यूज्ड मतलब क्या है कि फ्लॉडेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटरी, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉडेड को हम सफ्यूज्ड बोलते हैं। कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, यही बोल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा आंखों में, एक्सेसिव लैक्रिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं नोज़। नोज़ में आया स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। ठीक है, तो स्प्रिंग कोराइजा मतलब स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन का एक्सपोजर हो सकता है। तो जो भी पेशेंट होता है जिनको एलर्जिक होता है पोलन ग्रेन से, उस टाइप के पेशेंट को आप दे सकते हो एलियम सेपा। सो जनरली इधर जो एलिमेंट है वो है डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। एकोनाइट हम जब पढ़ रहे थे उसका क्या था, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड। एलियम सेपा में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। तब मैंने बताया था रोडोडेंड्रॉन सेपिया वो होता है ईस्ट से, और इसके साथ साथ कैलकेरिया फॉस भी एक दवाई है, उसका भी एग्रावेशन होता है ईस्ट विंड से। ठीक है, उसको छोड़कर नॉर्थ ईस्ट हो गया एलियम सेपा, और यूफ्रेशिया और इपिकक हो गया साउथ विंड से एग्रावेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नाजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। मतलब कोराइजा ज़्यादा होगा, वाटरी होगा। हाँ, अभी मैं ये कंपैरिजन बताऊंगी यूफ्रेशिया और एलियम सेपा का। एलियम सेपा में क्या होता है कि नाजल डिस्चार्ज एक्रिड होता है, नाजल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और एक्रिड होता है, बट उसका जो लैक्रिमेशन होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड मतलब जलेगा नहीं, उस चीज़ को बोलते हैं ब्लैंड। एक्रिड मतलब जलेगा, उस टाइप को बोलते हैं एक्रिड। बट यूफ्रेशिया का क्या है, अलग है, एग्जैक्टली रिवर्स। मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स एंड ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा। इसका मतलब एलियम सेपा का नाजल डिस्चार्ज एक्रिड है बट लैक्रिमेशन ब्लैंड है, बट यूफ्रेशिया का लैक्रिमेशन एक्रिड होगा और नाजल डिस्चार्ज ब्लैंड होगा। ठीक है, डिस्चार्ज जो होगा एलियम सेपा का, डिस्चार्ज जो है वो बर्न एंड करोड्स द नोज एंड अपर लिप, बिकॉज हमारे जो नोज़ और अपर लिप पास पास में ही है। जो भी उसका डिस्चार्ज होगा वो बिल्कुल इधर नोज़ और अपर लिप को करोड़ करेगा, मतलब खाया जाएगा, जैसा रेड रेड होके इतना ज़्यादा एक्रिड दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज से मैंने बार बार बताया है कि एलियम सेपा का जो नाजल डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है। सो एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग कहाँ से आएगा, टिप ऑफ द नोज से। ब्रैकेट में दिया हुआ है आर्सेनिक एंड आर्स आयोड, आर्सेनिकम आयोडाटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नाजल पॉलिपस। अगर किसी को नोज में पॉलिप आते हैं तभी भी आप दे सकते हो एलियम सेपा। इसके साथ साथ अदर ड्रग्स पर नाजल पॉलिप देखे तो ट्यूक्रियम है, ट्यूक्रियम एक रेमेडी है जिसका पूरा नेम है ट्यूक्रियम मैरम भारम। ठीक है, पॉलिप के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ हम देते हैं इसको बच्चों का वर्म कंप्लेंट में, सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस एंड सैंग्यूनेरिया नाइट्रिकम बोथ एंड सोराइनम। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पर्टिकुलर जीआई और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। कॉलिक होगा, कैसे कहाँ से कॉलिक होगा, फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। अगर वो पैरों को अपने गीला करेगा या फिर ठंड पानी में लाएगा तो उसका जो है कॉलिक एग्रावेशन करेगा। फ्रॉम ओवर ईटिंग, अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो उसका पेट दुख सकता है। फ्रॉम क्यूकम्बर, अगर क्यूकम्बर वो खा रहा है तो कॉलिक आ सकता है। फ्रॉम सैलेड्स आ सकता है, और जो कॉलिक होता है वो हेमोराइडल होता है और चिल्ड्रन में ज़्यादा आता है। एग्रावेशन फ्रॉम सीटिंग एंड एमेलोरेशन फ्रॉम मूविंग, अगर वो बैठा हुआ है तो उसका कॉलिक पेन ज़्यादा होगा, अगर वो मूव कर रहा है इधर उधर तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लेबाइटिस,
प्यूरेपेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव में कि फ्लेबाइटिस प्यूपेरियल। फ्लेबाइटिस मतलब क्या है, जो नर्व होता है उसका सूजन को बोलते हैं फ्लेबाइटिस। प्यूरेपेरल मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूरेपेरल बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्या होता है मदर में नर्व का सूजना जैसा, नर्व जैसा हो गया वो खींचना, उस टाइप का कंप्लेन दिख सकता है जनरली आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। जनरली हम जो वजाइनल डिलीवरी करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑब्स्टेटिक एक फोर्सेप यूज़ करते हैं, बच्चे के हेड को उसी में ही पकड़ के लेकर आते हैं। जनरली हमारा जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो अगर ज़्यादा सा खिंच गया या मतलब लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो जनरली इस मेथड को फॉलो करते हैं डॉक्टर्स। बट हमारे मदर में जनरली क्या हो सकता है, टीयरिंग का रिस्क हो सकता है और नर्व इन्वॉल्वमेंट का रिस्क हो सकता है। उसी केस में भी एलियम सेपा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। मतलब हमारा जो हे फीवर है, हे फीवर मतलब वही मैं जो जैसा बोल रही थी कि स्प्रिंग में ज़्यादा एलर्जी होता है पॉलन ग्रेन से, उसी तरह हे फीवर भी एक सीजनल एलर्जिक कंडीशन है। फ्रॉम डस्ट हो सकता है, फ्रॉम पोलन ग्रेन हो सकता है, ठीक है। और ये जनरली कब आता है, एवरी ईयर आता है, अगस्त के महीने में ही आता है। हे फीवर का सिम्टम मैं बता दूं कि क्या हो रहा होगा हे फीवर में। लैक्रिमेशन ज़्यादा होगा, रनी नोज़ होगा, स्नीजिंग होगा, यही सब उसका ज़्यादा सिम्टम्स दिखते हैं। सेम हियर इन एलियम सेपा भी वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड। जब वो सुबह सुबह उठेगा बेड से तो उसका क्या होगा, ज़्यादा स्नीजिंग दिखेगा, छींकें आएंगी। और हे फीवर कब आता है, फ्रॉम हैंडलिंग फ्रॉम पीचेस। पीचेस मतलब एक फ्रूट होता है जो बाहर ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं। जनरली उसका जो पोलन ग्रेन होता है और जो वर्कर्स काम करते हैं या फिर कोई भी अगर उसको हैंडलिंग कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है, तो उसको हो सकता है हे फीवर। उसी केस में हम दे सकते हैं एलियम सेपा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कैटारल लैरिंजाइटिस, कफ कंपेल पेशेंट टू ग्रास्प द लैरिंग। मैंने बताया ना कि लैरिंग्स जो होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसी का इन्फ्लेमेशन होता है। आईटीएस मतलब इन्फ्लेमेशन को ये सिग्निफाई करता है। लैरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स। ओके, तो उतना कफ आएगा कि पेशेंट क्या करेगा, अपने लैरिंग्स को, कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंग्स, लैरिंग्स को ऐसे पकड़ के रखेगा, ठीक है। सिम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, मतलब अगर ऐसा वो नहीं पकड़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि इतना मुझे वायलेंट कफ हो रहा है कि मेरा लैरिंग्स ही पूरा खींच जाएगा, पूरा ही टूट जाएगा, पूरा ही टीयर हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटी सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील्स फ्रॉम फ्रिक्शन, मतलब उसका जो फीट हो गया, पाँव में हो गया, ऐसा थोड़ा सा रॉ स्पॉट एंड सोरनेस दिखेगा। जनरली कहाँ पर, ना हील में दिखेगा। क्यों दिखेगा, ना फ्रॉम फ्रिक्शन। डायोस्कोरेट्स लिख रहे हैं कि इफिकेसियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, मतलब जब ऐसे पैर ज़्यादा घिसने की वजह से सोरनेस आ गया होगा तो उस टाइम में अगर हम एलियम सेपा दे रहे हैं तो इट इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट पॉइंट आया पैनरेसिया विथ रेड स्ट्रिक्स ऑफ द आर्म, पेन ड्राइव टू डिस्पायर इन चाइल्ड बेड। पैनरेसिया मतलब हमारा जो फिंगर या टोस हो गया उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका इन्फेक्शन को हम बोलते हैं पैनरेसिया। उसमें जब पर्स फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा होगा, उस स्टेज को हम बोलते हैं पैनरेसियम। नेक्स्ट लिखा हुआ है विथ रेड स्ट्रिक ऑफ द आर्म, मतलब वो जो फिंगर में मान लो पैनरेसिया हुआ है तो वहाँ से लेकर आर्म तक ऐसा स्ट्रिक ऊपर तक जाएगा। जनरली इस कंडीशन को हम लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं। मतलब क्या होता है ना कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ वो इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है।
अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो पेशेंट क्या होगा, पेन ड्राइव टू डेस्पायर, उतना ज़्यादा पेन होगा, उतना थ्रॉबिंग और एक्यूट पेन होगा, इनटॉलरेबल पेन होगा। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरल्जिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, मतलब अभी मैं जैसे बता रही थी कि सारा उसका एक थ्रेड में ही आता है, पेन हुआ एक थ्रेड में आएगा, नर्व ओरिजिन हुआ, नर्वस पेन हुआ वो भी एक थ्रेड में आएगा, मतलब एक थ्रेड में उसका एक स्ट्रिक में ऐसा उसका पेन आएगा। कहाँ कहाँ पर पेन हो सकता है, मतलब फेस में हो सकता है, हेड में हो सकता है, नेक रीजन में और चेस्ट रीजन में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत समय तक चलता है, ट्रॉमेटिक मतलब कहीं पे इंजरी हो गया, कहीं पे चोट लग गई, तो इसके बाद अगर न्यूराइटिस हो रहा है, न्यूराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, ठीक है। अगर चोट लगने के बाद अगर नर्व में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसी केस में दे सकते हैं एलियम सेपा। न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, मतलब मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो गया और वो हाथ पैर को काटना पड़ा, तो उसको हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं। उसका जो स्टम्प रह रहा होगा, अगर वो स्टम्प में जो नर्व हमारे होते हैं उसका अगर पेन हो रहा होगा, नर्व सी न्यूरल्जिया मतलब पेन इन नर्व, ठीक है। अगर उसी सराउंडिंग रीजन का जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर उसी रीजन में पेन आएगा तो उसका हम बोलते हैं न्यूरल्जिया, ठीक है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन आएगा। ओके, मॉडलिटीज देखते हैं कि एग्रावेशन क्या है, एमेलोरेशन क्या है। एग्रावेशन प्रिडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन द वार्म रूम, ठीक है। ब्रैकेट में दिया हुआ है पल्सेटिला, बिकॉज पल्सेटिला का मैंने बताया था कि उसका ओपन एयर जो है उसका एमेलोरेशन होता है, और इन ओपन एयर अगर हुआ तो वो वाला है यूफ्रेशिया, ठीक है। एमेलोरेशन हो गया इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर, जैसे कि पल्सेटिला का मैंने बताया था। ओके, so this is the part explaining, this is a video I explained about Allium cepa. Go through it. If any doubt you can ask in comment section. Thank you.